गुड मॉर्निंग क्लास 8। चैप्टर नंबर आपका जो 4 है उसका ये फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, चैप्टर नंबर मैंने यहाँ पर लिखा है, लिख देते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 3 का मैंने और वीडियो क्लास वाला वीडियो भी आपको दिया था और प्रैक्टिकल वीडियो भी आपको दिया था। चैप्टर 3 का एक और प्रैक्टिकल वीडियो आपको दिखाएंगे, उसके बाद फिर चैप्टर 8 की वीडियो पे जाएंगे। चैप्टर 3 में भी एक वीडियो और देना है, वो मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आप लोगों को नहीं दिखा पा रहे हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 का, ये चैप्टर नंबर 4 की क्लास में जो भी बताना है वो इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 का प्रैक्टिकल वीडियो बताएंगे। आगे इसके बाद मतलब चैप्टर नंबर 5 तक आपका हाफ ईयरली में आएगा। चैप्टर नंबर 5 तक तो इसी मंथ में क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा, क्योंकि हाफ ईयरली आपके चूँकि डिले तो हो ही चुके हैं, तो वो आप नवंबर में या तो मिड में होंगे या तो लास्ट में होंगे। ठीक है, तो 5 चैप्टर आपके उसमें आने हैं, तो वो चैप्टर अभी क्लियर हो जाएगा। लेकिन कोर्स को रोकेंगे नहीं, कोर्स को ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा चैप्टर वैसे भी इसमें है नहीं। तो जनवरी तक तो आपका मतलब जब तक भी दे सकते हैं, 10 चैप्टर टोटल है, तो 5 तक आपके उसमें आएंगे, बाकी 5 भी आगे हम पढ़ाते रहेंगे। वो टेस्ट में, वो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, लेकिन वो आगे उसको कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि वैसे भी काफ़ी कुछ डिले हो गया है। ठीक है, तो ये चैप्टर भी आपका MS एक्सेस से रिलेटेड है। MS एक्सेस जो एक डेटाबेस है, एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसी से रिलेटेड है ये चैप्टर। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें क्या है, इसमें 2-3 चीज़ें नहीं हैं। सबसे पहले क्या है, पहले इसमें है, आपको पहले प्राइमरी की के बारे में बताते हैं। जो मैंने प्रैक्टिकल वीडियो बताया था उसमें मैंने प्राइमरी की का नाम कई जगह पे लिया था, लेकिन उस टाइम पर प्राइमरी की उस चैप्टर में प्राइमरी की का कहीं जिक्र नहीं हुआ था, इसलिए शायद मैंने नहीं बताई थी। तो इसलिए फिर से प्राइमरी की के बारे में बता दें, प्राइमरी की होती क्या है। ठीक है, जब मैंने प्रैक्टिकल वीडियो बनाया था तो उसमें देखा होगा एक ऐसा कॉलम था जिसके ऊपर चाबी का साइन बन के आ रहा था। कॉलम नहीं बल्कि जब हम उसमें डिज़ाइन व्यू में जब हम वो कर रहे थे, जब डिज़ाइन व्यू में हम सेट कर रहे थे कि स्टूडेंट आईडी जो होगी वो ऑटो नंबर होगा, नेम जो होगा टेक्स्ट होगा, एफ नेम जो होगा वो भी टेक्स्ट होगा, डेट ऑफ बर्थ जो होगी वो डेट होगी, फीस अमाउंट होगा, इस तरह के जब हम लोग सेट कर डेटा टाइप उनका सेट कर रहे थे, तो उसमें से एक कॉलम जो था, सबसे पहला कॉलम था, उस पर छोटी सी की टाइप की बन के आ रही थी, चाबी जैसी बन के आ रही थी। तो वो प्राइमरी की क्या होती है, पहले प्राइमरी की जानना जरूरी है। देखो, कोई भी डेटाबेस नॉर्मली जो क्लास में भी क्या होता है कि मतलब जो डेटाबेस होता है उसमें ऐसा सिस्टम किया जाता है कि कहीं से भी किसी भी तरीके से कोई भी रिकॉर्ड मतलब जितनी रोज़ हैं, रोज़ जो होती हैं उनको रिकॉर्ड कहते हैं, और जो कॉलम्स होते हैं वो फील्ड होती हैं। तो कहीं से भी कोई भी रिकॉर्ड, फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी रिकॉर्ड मैच ना करे, कभी भी मैच नहीं करना चाहिए। उसमें चाहे ज़रा सा ही डिफरेंस हो, लेकिन डिफरेंस होना ज़रूरी होता है। ठीक है, मैच करने की कंडीशन हो सकती है भाई, जैसे हम लोग का जैसे नॉर्मल क्लास का डेटाबेस, एक क्लास का डेटाबेस बनाया जाए तो मुश्किल नहीं है, उसमें एक लिमिटेड बच्चे होते हैं। लेकिन जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड भी किसी हम गवर्नमेंट के डेटाबेस में इंटर्ड है भाई। 125 करोड़ से भी ज़्यादा की आबादी है, उसमें इतने सारे लोग रहते हैं, तो उसमें आधार कार्ड पैन कार्ड जो नंबर होते हैं वो ऐसे रखे जाते हैं कि कभी भी वो दो लोगों के एक जैसे ना होकर वो दो लोगों के एक जैसे हो जाएंगे तो वो डेटाबेस की बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी। ठीक है, तो कोई भी कितनी भी बड़ी टेबल हो, चाहे ऐसी टेबल हो जिसमें 10 लाख लोगों की एंट्री हो, चाहे ऐसी टेबल हो जिसमें 10 करोड़ लोगों की एंट्री होगी भाई जो जहाँ पर भी आधार कार्ड या पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होगी वहाँ पर भी जो टेबल्स ही बनी होंगी, वो टेबल्स हो सकता है सिटी वाइज बनी हो सकता है वो एरिया वाइज बनी हो, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी टेबल्स होंगी। लेकिन हर टेबल में ये देखा जाता है कि कोई भी टेबल, चाहे वो एक बड़े डेटाबेस में 100 टेबल बनी हो, लेकिन 100 टेबल में कोई भी कभी भी कहीं पर भी दूसरे मतलब सेम टेबल का भी और दूसरी टेबल का भी कोई भी रिकॉर्ड मैच नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से। अगर वो रिकॉर्ड मैच कर जाता है तो फिर वो चीज़ डेटाबेस में की बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। ऐसा ना हो इसलिए कुछ ऐसे कॉलम सेट किए जाते हैं जो कभी भी सेम ना हो। इन्हीं कॉलम्स को बोलते हैं प्राइमरी की। हर टेबल का एक ऐसा कॉलम होता है जो बिल्कुल डिफरेंट होता है, जो सेम नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे सेम नहीं हो सकता। ऐसे कॉलम को बोलते हैं प्राइमरी की। मान लो जैसे अब इसमें कैसे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, मान लो कोई जुड़वा दो भाई हैं, दो भाई ही जुड़वा भाई हैं, उनके फादर ने दोनों का नाम एक ही रख दिया है, दोनों का सेम नेम है, दोनों का नेम भी सेम है, दोनों जुड़वा हैं, दोनों के फादर भी सेम है, दोनों एक ही दिन पैदा हुए, दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, दोनों का ईयर भी सेम है, दोनों का मदर्स नेम भी सेम है, एक ही घर में रहते, दोनों का एड्रेस भी सेम है। अब ऐसे केस में कौन सी चीज़ हो सकती है जो डिफरेंट होगी? तो ऐसे केस में हमेशा जो स्टूडेंट आईडी होती है या SR नंबर, हर स्कूल में हर स्टूडेंट का एक SR नंबर होता है, तो वो कभी सेम नहीं हो सकता। अगर वो दोनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ रहे होंगे, एक ही क्लास में पढ़ रहे होंगे, एक ही सेक्शन में भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन दोनों का SR नंबर अलग अलग होगा, वो कभी सेम नहीं रखा जाता है।
ये हर डेटाबेस में एक कॉलम ऐसा रखा जाता है जो कभी भी सेम ना हो, वो डिफरेंट ही हो, क्योंकि कभी भी वो क्लैश नहीं होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है एक क्लास में सेम नाम के दो बच्चे होते हैं, तो उसमें टीचर क्या करता है, जैसे आदित्य एक आयुष वर्मा है किसी क्लास में, 6 में है, 7th में, उसमें आयुष वर्मा 1 है, आयुष वर्मा 2 है। फिर ऋषभ वर्मा है क्लास 11th, उसमें भी ऋषभ वर्मा 1 है, जो पहले से पढ़ रहा है इस स्कूल में, उसका नाम ऋषभ वर्मा 1 कर दिया गया उसका नाम, लेकिन वो नाम सिर्फ रजिस्टर पे किया गया है, उसका नाम ऋषभ वर्मा ही है। सीबीएसई में उसका नाम ऋषभ वर्मा ही रहेगा, सीबीएसई फॉर्म्स में उसका नाम वही रहेगा, दोनों का नाम ऋषभ वर्मा ही है, लेकिन दोनों अलग अलग फैमिली के हैं तो उनके फादर्स नेम अलग अलग है। लेकिन जो मैंने कंडीशन बताई कि मान लो एक ही घर के दो जुड़वा बच्चे हो, एक ही फादर मदर के दोनों जुड़वा बच्चे हो, दोनों और उनके फादर मदर ने उनका नाम एक ही रख दिया, उनको अलग अलग नाम ना रखना, उन्होंने एक ही दोनों का नाम रख दिया, ऐसे केस में तो बहुत बड़ा क्लैश हो सकता है, बहुत बड़ी सिमिलर डेटा मैच कर सकता है। ऐसे केस में हमेशा स्टूडेंट आईडी या इस तरह का जो नंबर होता है, स्टूडेंट आईडी या मतलब एसआर नंबर जो होता है वो रखा जाता है, वो कभी भी किसी का भी सेम नहीं होगा। ठीक है, जो पहले जिसने सबसे पहला एडमिशन लिया उसका एसआर नंबर 1 होगा, जिसने दूसरा लिया उसका नंबर 2 होगा, जिसका एडमिशन 600 था उसका 600 होगा। जो नए स्टूडेंट आते हैं, हर नए स्टूडेंट को एक नया एसआर नंबर अलॉट किया जाता है। जो स्टूडेंट छोड़ के चले गए हैं उनका एसआर नंबर वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। मान लो कोई स्टूडेंट है उसकी एसआर नंबर 494 है, अब वो छोड़ के चला गया, तो ऐसा नहीं कि कोई नया स्टूडेंट आएगा तो उसको 494 इशू कर, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एसआर नंबर जो स्कूल के एसआर नंबर है वो लगभग 1000 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन स्कूल में बच्चे जो अभी मतलब लॉकडाउन से पहले लगभग 600-700 के आसपास स्कूल की स्ट्रेंथ थी, लेकिन एसआर नंबर उससे कहीं आगे निकल चुका है। कारण क्या है कि उसमें बहुत सारे बच्चे जा चुके हैं, तो उनका एसआर नंबर उसी हिसाब से बढ़ता चला जाता है। ठीक है, एसआर नंबर 1000 से ऊपर निकल चुका है, लेकिन 1000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एडमिशन लिए और उसके बाद चले गए, तो उसके बाद दूसरे स्कूल में चले गए, तो वो एसआर नंबर उन्हीं के नाम से अलॉट है। कल को अगर 10-20 साल भी बीत जाएंगे तो भी जिसका पहला एडमिशन था, जिसका पहला एसआर नंबर था, उसी के नाम से वो एसआर नंबर रहेगा, कभी भी वो हटेगा नहीं जब तक ये स्कूल चल रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमेशा अलग करके रखना होता है। उसी तरह से आधार नंबर या पैन नंबर जो होता है वो हमेशा अलग रहता है, क्योंकि वो अगर कहीं 12 डिजिट का आधार नंबर है, वो आधार नंबर हर पूरे इंडिया में जितने भी लोग होंगे, जितने लोगों को भी आधार अलॉट हुआ होगा, सबका अलग अलग होगा, कभी भी वो सेम नहीं हो सकता। अगर वो सेम हो गया तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, वो कभी एक जैसा हो ही नहीं सकता। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि किसी एक सेम इंसान को दो आधार नंबर अलॉट हो गए। अगर ऐसा हुआ भी होगा तो वो फिर बहुत बड़ा वो मतलब अगर किसी को गलती से ऐसा हो भी गया तो फिर उसके ऊपर बहुत सीरियस उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे और उसके लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर गलती से भी किसी ने 2 जगह से आधार अप्लाई कर दिया, उसको इशू हो भी गया किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, क्लरिकल मिस्टेक की वजह से, तो ये उसी की गलती मानी जाएगी कि उसने 2 आधार नंबर क्यों लिया, चाहे भले वो गवर्नमेंट की ही गलती हो। तो ऐसी मतलब कहने का मतलब ये है कि ये आधार नंबर और पैन नंबर ये जो है इनको प्राइमरी की हम रख सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी सेम नहीं होती। प्राइमरी की का मतलब सिर्फ उसका नाम की है, प्राइमरी की है मतलब एक ऐसा हर टेबल में, हर डेटाबेस की टेबल में एक ऐसा कॉलम होगा जो कभी भी सेम नहीं होना चाहिए, वो हमेशा डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे अटेंडेंस रजिस्टर बनता है तो उसमें सीरियल नंबर रहता है, उसमें रोल नंबर होता है। रोल नंबर एक ऐसा कॉलम है जो हमेशा डिफरेंट होगा। एक ही नाम के 2 बच्चे क्लास में हैं तो उनका रोल नंबर सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो इसी तरह से ऐसे हर टेबल के अंदर एक पूरा कॉलम ऐसा होगा जो बिल्कुल डिफरेंट हो, एक भी जगह पर वो सेम ना हो, तो उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी की। फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की का मतलब यहाँ दूसरी कंट्री से कोई लेना देना नहीं होता है, बस आप जान लो फॉरेन की क्या होती है। अगर कोई ऐसा कॉलम है जो मान लो जिसे एक डेटाबेस को बनाने में कई सारी टेबल्स लगती हैं, कभी कभी 8, 9, 10, 50 टेबल्स भी हो सकती हैं। भाई अगर मान लो एक स्कूल का डेटाबेस क्रिएट करें तो उसमें एक स्टूडेंट नाम की टेबल होगी, उस स्टूडेंट टेबल में भी उसकी भी कई सारी छोटी छोटी टेबल होंगी जिसको क्लास वाइज बनी होगी, क्लास वाइज अलग अलग टेबल बनी होगी। फिर एक मास्टर टेबल होगी जिसमें सारे स्टूडेंट का डेटा होगा, फिर एक स्टाफ की टेबल होगी, एक टीचर्स की टेबल होगी और एक मेन टेबल होगी जिसमें सारा डेटा लिंक्ड होगा। एक मेन टेबल से सबको लिंक किया जाता है। तो होता क्या है, जैसे कि अगर मान लो कोई कॉलम है, जैसे स्टूडेंट आईडी है तो स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है स्टूडेंट टेबल की। अब वही स्टूडेंट आईडी अगर वो स्कूल के नाम की टेबल बने और उसमें स्टूडेंट आईडी का भी एक कॉलम बने और साथ जो स्कूल की एम्प्लॉय आईडी है वो अलग रहे, तो वो अगर कोई प्राइमरी की किसी और टेबल में अपीयर होती है तो वहाँ पर वो फॉरेन की होती है। अगर किसी टेबल की कोई ऐसा कॉलम जिसको प्राइमरी की बनाया गया है वो किसी और टेबल में भी इंसर्टेड होता है, कई बार ऐसा होता है कि टेबल्स को लिंक करने के लिए उनके कॉलम मिलते जुलते होते हैं,
किसी और टेबल में वो कॉलम अपीयर हो रहा है, वहाँ पर वो प्राइमरी की नहीं है, तो उसको वहाँ पर बोलते हैं फॉरेन की। फॉरेन की का मतलब कुछ और नहीं है, फॉरेन की का मतलब ये है कि ये जो फील्ड है ये किसी टेबल के अंदर प्राइमरी की है। अगर हम एक मास्टर टेबल बनाएं, मास्टर टेबल का मतलब एक मेन टेबल हम बनाएंगे, उस मेन टेबल उसका नाम हम अगर स्कूल रखें तो उस स्कूल टेबल के अंदर स्टूडेंट आईडी भी एक कॉलम होगा, और वो स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की हो सकता ना हो, मतलब वहाँ पर उसको प्राइमरी की से ना बनाया गया हो, लेकिन वहाँ पर वो फॉरेन की होगा क्योंकि वो स्टूडेंट वाली टेबल में प्राइमरी की है। मतलब जो फील्ड प्राइमरी की डिफाइन हो चुकी है, अगर वो किसी और टेबल में अपीयर होती है तो वहाँ पर वो फॉरेन की होती है। थोड़ा हालांकि आपके क्लास के लेवल के हिसाब से समझना ज़रा मुश्किल है इसको, क्योंकि ये थोड़ी डिफिकल्ट चीज़ है, लेकिन अभी कोर्स का पार्ट इसलिए बता देते हैं। बाकी फॉरेन की बहुत कोई ऐसी आपकी यूज़ की चीज़ नहीं है। प्राइमरी की तो आपको जब हमने क्रिएट किया था तो थोड़ा सा बताया था, फिर से जब एक बार और इसको जब चैप्टर नंबर 3 का एक और वीडियो बनाएंगे तो फिर से बताएंगे कि ये वाला कॉलम, अब तो मैंने प्राइमरी की आपको अच्छे से डिफाइन कर दिया है, तो आपको और वहाँ पर एक बार और एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो कॉलम है ये प्राइमरी की है। प्राइमरी की का मतलब बस वही है कि ऐसा कॉलम जो कभी भी किसी भी लेवल पर एक जैसा ना हो, हमेशा वो डिफरेंट हो, चाहे एक पॉइंट का डिफरेंट हो, चाहे एक अल्फ़ाबेट का डिफरेंट हो, लेकिन उसका डिफरेंस होना ज़रूरी होता है। इस चैप्टर में जो ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं, थोड़ी सी चीज़ें हैं जो बतानी है, क्योंकि ज़्यादातर कुछ प्रैक्टिकल से ही है, यहाँ थ्योरेटिकल बताने वाला इसमें कुछ है नहीं। वो तो स्कूल नहीं चल रहा है तो मैं इसमें बोर्ड पे बता भी रहा हूँ, लेकिन अगर स्कूल चल रहा होता ना तो मैं ये चैप्टर कभी क्लास में बताता ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ हल्का सा बता देते, बाकी पूरा, क्योंकि इसमें पूरा प्रैक्टिकल वर्क ही है, इसमें कुछ भी थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है। क्वेरीज क्या होती हैं वो जानना जरूरी है। देखो डेटाबेस में क्वेरीज क्या होती है, एक तरह का स्टेटमेंट होता है। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद ऐसा नहीं कि एक बार डेटाबेस क्रिएट कर दिया तो काम खत्म हो गया। डेटाबेस में टाइम टाइम पर चेंजेस करने पड़ते हैं, जिसको बोलते हैं अपडेशन। टाइम टाइम पर जो उसमें चेंजेस होते हैं, चीज़ें उसमें से रिमूव की जाती, नई चीज़ें ऐड की जाती हैं, तो ये ऐड और रिमूव करने का जो काम होता है इसको बोलते हैं अपडेशन। तो इसको करने के लिए हमको एक क्वेरीज की, एक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। उस स्टेटमेंट का यूज़ करके हम किसी भी डेटाबेस में चेंजेस कर सकते हैं, उस स्टेटमेंट को बोलते हैं क्वेरी। क्वेरी एक तरह का स्टेटमेंट है जिसका यूज़ करके हम कोई किसी भी टेबल के अंदर किसी भी तरीके का चेंज, हमको नेम चेंज करना होगा तो उसके लिए हम अलग क्वेरी लिखी जाएगी, उसको हमको फादर नेम चेंज करना होगा उसके लिए अलग क्वेरी लिखी जाएगी, हमको डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी होगी तो उसके लिए अलग तरह की क्वेरी लिखी। तो क्वेरी एक स्टेटमेंट होता है जिसका यूज़ होता है डेटाबेस में चेंजेस करना। डेटाबेस में हम डायरेक्ट भी, यहाँ तो वैसे डायरेक्ट ही चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी क्वेरीज का यूज़, क्वेरीज के बारे में जानना जरूरी है कि क्वेरीज के थ्रू हम डेटाबेस में कोई किसी भी फील्ड में, किसी भी कॉलम में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। भाई फीस है, हर महीने फीस अपडेट होती है, भाई फीस जमा हो गई तो अलग बात है, नहीं जमा हुई तो कुछ और होगी, तो वो सब चीज़ें चेंज हो रही हैं कहीं ना कहीं। नेम वेम तो नहीं चेंज, भाई कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहा है तो उसका नाम जुड़ा हुआ है, वो स्टूडेंट स्कूल छोड़ के चला गया तो उसका नाम डिलीट हो जाएगा। तो ये सारे चेंजेस परमानेंटली चलते रहते हैं किसी भी डेटाबेस में। आप लोग आधार में चेंज कराते हो तो क्या होता है, आधार में जैसे ही आपने चेंज कराया तो गवर्नमेंट के डेटाबेस में, आपके आधार कार्ड में तो चेंज हुआ ही, पहले गवर्नमेंट के डेटाबेस में चेंजेस हुए। आपने अगर अपना नाम या कोई भी चीज़ चेंज कराई है तो गवर्नमेंट के डेटाबेस में चेंज हुए, फिर उसी डेटाबेस की हेल्प से आपको नया आधार कार्ड जनरेट कर दिया गया। नया आधार कार्ड का मतलब उसमें अपडेशन के साथ आधार नंबर तो वही रहेगा, बस उसमें जो भी चीज़ें आप चेंज कराओगे वो उसमें अपडेट कर दी जाएंगी। तो हर टेबल में टाइम टाइम पर इस तरह के अपडेशन होते हैं। अगर अपडेशन नहीं होंगे तो वो टेबल किसी काम की ही नहीं है। ऐसा नहीं कि एक बार डेटाबेस क्रिएट कर दिया तो परमानेंटली वो चलेगा, परमानेंटली चल ही नहीं सकता, उसमें टाइम टाइम पर हमको अलग अलग तरीके से चेंज करते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं ये यहाँ पर बोर्ड पे बता पाना पॉसिबल नहीं है, वो प्रैक्टिकल वीडियो में ही आपको दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम उसे किसी भी तरीके से नहीं समझा सकते कि किस तरीके से उसमें चेंजेस होते हैं। कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं या कहीं कहीं पर वो डायरेक्टली ही ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली अप्लाई करके भी हम लोग उसमें चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन ये MS एक्सेस में डायरेक्टली चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे डेटाबेस होते हैं उसमें डायरेक्टली चेंजेस नहीं होते। वहाँ पर टेबल, जैसे एक MySQL करके एक डेटाबेस होता है, वो क्लास 11-12 में पढ़ाया जाता है। जब अगर कोई 11-12 में कंप्यूटर पढ़ेगा तो उसको MySQL पढ़ने को मिलेगी। तो MySQL में क्या होता है कि वहाँ पर अगर हमको चेंजेस करना होता है तो वहाँ हम डायरेक्ट चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो टेबल्स होती हैं वो हमको दिखती ही नहीं है, उन टेबल में एडिटिंग होती ही नहीं है उस पर। जैसे यहाँ पर होता है, यहाँ तो आपको टेबल क्लियर दिखाई देती है, आप उसमें डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ उस डेटाबेस में जो टेबल्स होती हैं उनमें वो टेबल हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, उसमें हमको क्वेरी के थ्रू ही चेंज करना होता है। तो क्वेरी बस एक तरह का स्टेटमेंट होता है जिसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो अपने आप से डेटाबेस में चेंज हो जाता है। देखो रियल लाइफ में भी इसका यूज़ होता है। जब हम लोग रिचार्ज कराते हैं तो क्या होता है, रिचार्ज जैसे हम कराते हैं वैसे एक क्वेरी जनरेट होती है जो कि उस कंपनी के सर्वर पे जाती है, और वो सर्वर उसी हिसाब से हमारे जो भी हम लोग का प्लान चल रहा है मोबाइल में उसको चेंज कर देता है। तो वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली होती है, वहाँ करना नहीं पड़ता है। वहाँ पर वो जो सर्वर बनाए गए हैं वो उस तरीके से बनाए गए हैं कि जैसे ही आप कोई ट्रांजैक्शन करोगे, जैसे ही आप अपने मोबाइल में रिचार्ज करोगे, वहाँ अपने आप से क्वेरी जनरेट होगी जो आपके अकाउंट को अपडेट कर देगी।
जैसे ही ATM से हम पैसा निकालते हैं तुरंत हमारे पास मैसेज आ जाता है, तो वहाँ पर वो क्वेरी जनरेट होती है, वहाँ पर भी वो स्टेटमेंट जनरेट होता है जो हमारी समझने के लिए नहीं है, जो उनके सर्वर के समझने के लिए, कि वो सर्वर उसको समझ लेगा, उसके अकॉर्डिंग आगे वर्क करेगा। लेकिन वो जो मैसेज हमारे मोबाइल पे आता है वो सर्वर के थ्रू ही आता है। जैसे ही हमने कोई अपडेशन किया तुरंत एक मैसेज जनरेट होगा और हमारे मोबाइल पर आ जाएगा। वहाँ पर कोई फिजिकली काम नहीं होता, वहाँ पर इस तरह से उसको सेट किया गया है कि ऑटोमेटिकली अपने आप से होता है। तो वहाँ पर भी क्वेरी जनरेट होती है, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि हमें अब रिचार्ज से मतलब है, वो किस तरीके से हो रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर आप लोग YouTube यूज़ करते हो तो YouTube यूज़ करने से हमें मतलब है, बाकी वो YouTube कौन सी लैंग्वेज में, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके बना है, इसको जानने में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कोई मतलब ही नहीं होता, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। अगर आपकी कोर्स में क्यू बेसिक होती तो थोड़ा बहुत हम बताते भी, आपके कोर्स में क्यू बेसिक वैसे है ही नहीं, क्लास इसमें HTML ही है, तो इसलिए वो ये इसमें सॉरी क्यू बेसिक कह रहे हैं, पाइथन जैसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। पाइथन अब तो क्लास 6, 7 में भी पढ़ाई जा रही है, 8th में नहीं है, लेकिन और आगे 9, 10, 11, 12 है, तो वो पाइथन का यूज़ करके ही यूट्यूब क्रिएट किया गया, और भी इंस्टाग्राम और ये सब वेबसाइट जो है उसी पर लैंग्वेज का क्रिएट। लेकिन हमको उसकी बैकग्राउंड नॉलेज से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि हमको तो उसे यूज़ करना आना चाहिए। बाकी वो किस चीज़ से क्रिएट हुआ है ये तो जब अगर वो चैप्टर कभी आएगा तो बताया जाएगा, नहीं आएगा तो उससे कोई मतलब नहीं। दो चीज़ें इसमें इस चैप्टर में और इम्पॉर्टेंट है, जिनको सिर्फ हम आपको वर्बली बता सकते हैं, बाकी वो कैसे क्रिएट होती हैं ये तो आप लोग प्रैक्टिकल के थ्रू ही समझ जाएंगे। एक होता है फॉर्म, दूसरी होती है रिपोर्ट। जब हम लोग देखो फॉर्म क्या होता है, ये भी एक व्यू होता है, जैसे आपने डेटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू देखा था टेबल का, उसी तरह जब हम लोग डेटा इंटर करते हैं डेटा शीट व्यू में, तो हम चाहें तो उसमें फॉर्म के ऑप्शन से भी डेटा इनपुट, मतलब हम उसको फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, सेम टेबल जो हमने बनाई हुई है इसको हम फॉर्म के डिज़ाइन में कन्वर्ट कर दें, तो वो जैसे एक फॉर्म होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, बिल्कुल वैसा वो पूरी की पूरी टेबल वैसी बन के आ जाती है, वो पूरा फॉर्म के डिज़ाइन में हो जाएगा। तो वो देखने में थोड़ा सा आपको अलग लगेगा। उसमें जैसे स्टूडेंट आईडी तो अपने आप से आएगी, नेम की जगह पर एक बॉक्स बना होगा, फादर नेम के सामने एक बॉक्स बना होगा, डेट ऑफ बर्थ के सामने दूसरा बॉक्स बना होगा, फीस के सामने दूसरा बॉक्स होगा, तो पूरा का पूरा एक फॉर्म में होगा। उसमें एक बार में एक ही एंट्री होगी, उसमें सारी एंट्री आपको नहीं दिखाई देगी। जो फॉर्म ओपन है सामने, तो उसमें जैसे मान लो हमने स्टूडेंट आईडी 001 का फॉर्म ओपन है, तो इसी की एंट्रीज आपको दिखेंगी, बाकी की एंट्रीज नहीं दिखेंगी। फॉर्म में एक टाइम पर एक ही रिकॉर्ड दिखाई देता है, सारे रिकॉर्ड नहीं दिखाई देते। टेबल डेटा शीट व्यू में होता है कि सारे के सारे रिकॉर्ड दिखाई देते हैं। तो फॉर्म व्यू में चेंज करने से कुछ होता नहीं है, बस उसको बहुत सिंपल सा होता है, समझो मुश्किल से 5 सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्म व्यू है क्या, ऐसी बहुत ईजी सी चीज़ होती है। लेकिन उससे बस ये होता है कि डेटा को हमको जब टेबल में कई सारी एंट्री करनी होती है तो फॉर्म से करने में आसानी होती, गलती नहीं होती, इसलिए उसको फॉर्म के उसमें रखते हैं। और चेंजेस करने में भी हम लोग फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम उसमें गलती ना हो। एक टाइम पर हमको एक ही रिकॉर्ड की इन्फॉर्मेशन, एक जो रिकॉर्ड पूरा है, बीच वाला कोई भी एक रिकॉर्ड ले लो, जैसे 003 वाला रिकॉर्ड है, तो ये एक टाइम पर आपको स्क्रीन पर वही दिखेगा, बाकी के रिकॉर्ड आपको नहीं दिखेंगे। जब आप उसे कर्सर आगे पीछे करोगे तभी आपको बाकी के रिकॉर्ड्स दिखाई देंगे। तो फॉर्म का भी यूज़ होता है। सेम यही जो टेबल है ये फॉर्म बन जाती है, मतलब हर एंट्री आपको एक फॉर्म के एक पूरे पेज के डिज़ाइन में दिखाई देगी। एक पूरी एंट्री जो होगी, पूरा एक रिकॉर्ड जो होगा एक पेज के फॉर्म में दिखेगा, फिर उसको आप कर्सर से आगे पीछे करके सारे एंट्रीज देख सकते हो, और अपने अकॉर्डिंग उसमें जो भी चेंज करना है हम वो सारे चेंजेस भी अप्लाई कर सकते हैं। रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट क्या होती है कि जब हमको इसकी हार्ड कॉपी निकालनी होती है टेबल की, अगर हमें हार्ड कॉपी की ज़रूरत होती है, अगर हमको उसको प्रिंट करना है किसी वजह से, तो उसको उसकी हम रिपोर्ट जनरेट कर लें। पूरी टेबल क्रिएट करने के बाद उसकी रिपोर्ट जनरेट कर लेंगे, तो उस रिपोर्ट में वो पूरी इन्फॉर्मेशन टेबल की दिखाई देती है। लेकिन रिपोर्ट में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। रिपोर्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो चीज़ होती है कि रिपोर्ट क्रिएट करने के बाद हम उसमें किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं ला सकते। उसमें फॉर्मेटिंग का उतना मतलब होता है, ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं होता है, लेकिन फॉर्मेटिंग का उतना हिसाब नहीं होता है। ये मेनली होती है कि उसको प्रिंट आउट हम लोग लेते हैं, ठीक है। इसमें हम प्रिंट आउट मतलब इसमें फॉर्मेट तो कर तो सकते हैं, लेकिन वो मतलब इतना इजी टास्क नहीं है। इसमें अगर हमको प्रिंट आउट निकालना हो डेटाबेस में जितनी टेबल्स है सबका प्रिंट आउट निकालना हो, या किसी एक टेबल का प्रिंट आउट निकालना हो, तो उसके लिए हम लोग रिपोर्ट का यूज़ करते हैं, जिससे वो हमें प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाए। देखो डेटाबेस और टेबल दोनों अलग अलग चीज़, कई सारे टेबल्स के कलेक्शन से एक डेटाबेस बनता है। यहाँ तो हम आप लोगों को एक टेबल बताते हैं, लेकिन डेटाबेस का मतलब ये है कि कई सारे टेबल्स का कलेक्शन, और टेबल्स का कलेक्शन ये है कि कई सारी रोज और कॉलम्स के कलेक्शन से एक टेबल बनती है। तो डेटाबेस में कई सारी टेबल्स हो सकती हैं, सिंगल टेबल भी हो सकती है। हमको बहुत ज़्यादा बड़ा डेटाबेस नहीं है तो उसमें सिंगल टेबल भी हो सकती है। तो कई बार डेटाबेस से कभी आप ये मत समझना कि उसको वो टेबल है। टेबल का मतलब है डेटाबेस का मतलब है कलेक्शन ऑफ टेबल्स, जो बहुत सारी टेबल्स के कलेक्शन से एक डेटाबेस बनता है। आइदर इट इज़ वन और मैनी, मतलब उससे एक भी हो सकती हैं और एक से
ज़्यादा भी हो सकती हैं। और टेबल के अंदर तो जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन होती है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर होती है। तो अगर किसी भी टेबल को हमको प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए, कहीं कहीं ज़रूरत पड़ जाती है कि उसको प्रिंटेड फॉर्म में निकालना पड़ जाए, ऐसे केस में हम लोग रिपोर्ट का यूज़ करते हैं। इसको भी क्रिएट करना बहुत आसान होता है। टेबल पे ही टेबल क्रिएट करने के बाद जैसे एक ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी टेबल एक रिपोर्ट के फॉर्म में आ जाती है। उसको हम प्रिंट करा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी फैसिलिटी होती है कि रिपोर्ट को भी हार्ड कॉपी में हमें लेना है तो इसमें हम इजीली इसको प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट करा कर देख सकते हैं कि एक चीज़ मतलब क्या टेबल में है, क्या क्या उसमें एंट्री है, क्या क्या डेटा है। कभी कभी ऐसी ज़रूरत होती है भाई, अगर आप लोगों की टेबल बनी है और आप लोगों को हमको फ़ीस की अपडेट देनी है कि इसकी फ़ीस कितनी पेंडिंग है, तो अब वो हम आपको कंप्यूटर के पास बुलाएंगे नहीं, हम उसको प्रिंटेड फॉर्म में निकाल लेंगे और क्लास में ले जाके बता देंगे। भाई टीचर जब आपको फ़ीस के लिए बोलते हैं तो क्या होता है, उनके हाथ में एक पेपर होता है, तो उस पेपर में इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि किसकी कितनी फ़ीस पेंडिंग है, किसकी कितना हिसाब, तो वो सारा प्रिंटेड फॉर्म में निकालना भी कहीं कहीं हमें ज़रूरत ही होता है। ठीक है, यहीं पर इस चैप्टर की जो मतलब क्लास के अंदर जो कहानी है वो ख़त्म होती है। बाकी प्रैक्टिकल वर्क इसमें है। इस वीडियो के बाद क्लास चैप्टर नंबर 3 का एक दो छोटे छोटे प्रैक्टिकल वीडियो देंगे। उसके बाद फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, रिपोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ये भी एक वीडियो के थ्रू बताएंगे। तो मतलब इसके बाद हम इसके बाद कम से कम 3 से 4 आपको प्रैक्टिकल वीडियो मिलेंगे। उसके बाद ही हम चैप्टर नंबर 5 ऐप डेवलपमेंट पे जाएंगे। ऐप डेवलपमेंट का मतलब यहाँ बिल्कुल नहीं है कि हम आपको ऐप बनाना सिखाएंगे। ऐप बनाना अगर हमको आता होता तो यहाँ हम टीचर ही क्यों बनते। ठीक है, तो ऐप डेवलपमेंट हम आपको नहीं बताएंगे। ऐप डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे ऐप क्या होते हैं, कौन कौन से ऐप की कैटेगरी होती है, बस ये बताई जाएगी। ऐप डेवलप करना यहाँ बिल्कुल नहीं बताएगा। एक चैप्टर के थ्रू कोई ऐप नहीं डेवलप कर सकता।